हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में सेंटेंस इंप्रूवमेंट करने जा रहे हैं। जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस इंप्रूवमेंट है वो हम लोग करेंगे। ठीक है, ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्या होता है आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। जो लोग नहीं जानते, क्योंकि हमारे चैनल पर कुछ बिगिनर्स भी हैं, तो उनके लिए हम बता दें कि आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा। आपको कोई एक सेंटेंस दिया जाएगा और उस सेंटेंस में क्या होगा, अंडरलाइन पार्ट दिया जाएगा। कोई लंबा सा सेंटेंस होगा और उस पर एक अंडरलाइन पार्ट होगा। तो आपको उस अंडरलाइन पार्ट को इंप्रूव करना है। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे ABCD करके। तो आपको इस अंडरलाइन वाले पार्ट को इंप्रूव करना है। इस जगह पर कौन सा इन चारों में से रिप्लेस होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा? तो ये जो नए बच्चे, जो बिगिनर्स, जिनको नहीं पता था, तो उनको हम बता दें सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्या होता है। ग्रामर का ही ये सेगमेंट है, ग्रामर का ही सेगमेंट है ये। जिन बच्चों को रूल्स वगैरह अच्छे से आते हैं तो समझ जाएंगे वो लोग खुद ही कि अंडरलाइन वाले पार्ट को क्या करना होगा, आपको इंप्रूव करना होगा। ठीक है, तो जो आज हम लोग का जो जितने भी हम लोग जो करेंगे, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर वाले हैं। 20 जितने भी हमने उठाए हैं सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये NDA में या आपके SSC में कहीं ना कहीं पूछे गए थे, तो सारे के सारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इफ आई एम द PM आई वुड बैन ऑल पोजीशंस। देखिए M अंडरलाइन पार्ट है और आपको M को इंप्रूव करना है। बेटा इफ क्या लिखा है, इफ आई एम द PM, ध्यान से समझिएगा। ये कल्पना कर रहा है, जो कि इम्पॉसिबल इमेजिनेशन है। हमने आपको सिखाया था कि अगर इम्पॉसिबल इमेजिनेशन की हम बात करते हैं तो इफ के साथ अगर कोई भी सब्जेक्ट लगा हो, अगर मैं इम्पॉसिबल इमेजिनेशन की बात करता हूं तो इफ के साथ कोई भी सब्जेक्ट हो, आइदर सिंगुलर और प्लूरल, डजंट मैटर। अगर इफ के साथ सिंगुलर या प्लूरल कोई सा भी सब्जेक्ट हो, ये मैटर नहीं करता बेटा। आप यहां पर क्या लगाएंगे, आप हमेशा इसकी जगह पर क्या यूज करेंगे, वर यूज करेंगे। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? आप इस बात को समझिए ध्यान से, या आप इसको लिख लीजिए कि अगर इफ के साथ कोई भी सब्जेक्ट हो आप वर लगाएंगे। आगे क्या लगाएंगे, वर। ये सब्जेक्ट आपका चाहे सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो। किस केस में बेटा, आप किस केस में वर लगाएंगे, जब यहां पर आपकी जो इमेजिनेशन होगी कैसी बेटा, जब आपकी इमेजिनेशन कैसी होगी, इम्पॉसिबल। इमेजिनेशन कैसी होगी आपकी, इम्पॉसिबल। बात समझ में आ रही ना? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पूछा जाता है कि अगर मेरे भाई कभी भी इम्पॉसिबल इमेजिनेशन की बात होती है, इफ के साथ चाहे आपका सिंगुलर सब्जेक्ट आए चाहे प्लूरल सब्जेक्ट आए, यू हैव टू यूज ओनली वर। आपको हमेशा किसका यूज करना है, वर का यूज करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मिस माधुरी हैज ग्रेट रेस्पेक्ट एंड अनलिमिटेड फेथ इन हर डायरेक्टर्स। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं रफ कर रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, क्या कह रहा है कि मिस माधुरी हैज ग्रेट रेस्पेक्ट एंड अनलिमिटेड फेथ इन हर डायरेक्टर्स। तो देखिए, रेस्पेक्ट एंड अनलिमिटेड फेथ को आपको अंडरलाइन किया गया है। रेस्पेक्ट, ध्यान से समझिएगा, एंड बहुत अच्छी एरर है, अनलिमिटेड फेथ इन। रेस्पेक्ट एंड अनलिमिटेड फेथ इन, तो समझिएगा, रेस्पेक्ट एंड अनलिमिटेड फेथ इन, इस फेथ के साथ तो इन प्रीपोजिशन लगाया है, रेस्पेक्ट के साथ भी तो प्रीपोजिशन आती है। रेस्पेक्ट साथ प्रीपोजिशन लोग लगाते हैं फॉर। तो आप ऑप्शन नंबर टिक करिए, C वाला, रेस्पेक्ट फॉर एंड अनलिमिटेड फेथ इन। समझ रहे बेटा? क्योंकि फेथ के साथ इन प्रीपोजिशन आई है, रेस्पेक्ट के साथ भी प्रीपोजिशन आती है। दो अलग अलग शब्द है, दोनों के साथ अलग अलग प्रीपोजिशन आती है। आपको लगाना पड़ेगा रेस्पेक्ट इन, रेस्पेक्ट फॉर एंड अनलिमिटेड फेथ इन। क्लियर है? तो आप ऑप्शन नंबर C टिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ही इज एडिक्टेड टू स्मोक। ही इज एडिक्टेड टू स्मोक। समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 3, ही इज एडिक्टेड टू स्मोक। आप समझिएगा बेटा, ये तो क्लियर है कि एडिक्टेड के साथ टू आते हैं। एडिक्टेड के साथ हम लोग प्रीपोजिशन क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। लेकिन अब एक बात और अच्छे से आप याद रखिएगा कि अगर ये टू क्या है, प्रीपोजिशन। टू क्या है आपका, प्रीपोजिशन। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप याद रखिएगा। अगर कहीं पर भी कोई भी प्रीपोजिशन आए, कोई भी आपका प्रीपोजिशन आता है, तो इस प्रीपोजिशन के बाद आप लोग क्या यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट। अब आपको पता है ऑब्जेक्ट दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो वो नाउन होगा और या वो क्या होगा, प्रोनाउन होगा। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा किसका यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, और वो ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो क्या होगा, प्रोनाउन होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा? तो आगे देखिएगा, एडिक्टेड टू स्मोक। अब यहां पर हम लोग इस स्मोक को यूज नहीं करेंगे। स्मोक एक आपकी वर्ब है और टू प्रीपोजिशन आपको यूज करना है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा मेरे भाई।
तो आप यहां पर स्मोक को काट कर क्या बना लेंगे, स्मोकिंग। क्या बना लेंगे, स्मोकिंग। तो आप ऑप्शन नंबर ए टिक कर लीजिए, ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग। क्लियर है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन द एड्रेस लेस्ट यू मे फॉरगेट। इसको नोट करिए, आप इसको नोट कर लीजिए पहले, ठीक, रफ कर दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट डाउन द एड्रेस लेस्ट यू मे फॉरगेट। अब इस बात को आप याद रखिएगा कि अगर कहीं पर भी आपको लेस्ट दिखाई दे तो लेस्ट के बाद आप यूज करते हैं किसका, शुड का, और शुड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। लेस्ट के बाद आप यूज करेंगे शुड का, और शुड के बाद ऑलवेज आप यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तो ऑप्शन नंबर आप यहां पर टिक करिए, कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर डी, लेस्ट यू शुड फॉरगेट। मे काटकर वहां पर क्या कर लेंगे, मे काटकर आप शुड कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वी यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हैव ब्रेकफास्ट एंड देन वेंट आउट टू प्ले। बहुत अच्छी एरर है। देखिए एंड के पहले हमने आपको सिखाया था अगर V1 आता है तो एंड के बाद भी V1 आएगा। अगर एंड के पहले जो वर्ब होगी, वर्ब की फॉर्म होगी, वही एंड के बाद, अगर एंड के पहले V1 है तो एंड के बाद भी क्या होगी, V1 होगी। अगर एंड के पहले आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो एंड के बाद भी कौन सी फॉर्म होगी बेटा, सेकंड फॉर्म होगी। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो यहां पर देखिए क्या कह रहा था, यहां पर कह रहा था कि वी यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हैव ब्रेकफास्ट एंड देन वेंट आउट टू प्ले। देखिए एंड के पहले वहां पर वर्ब एक दी गई हैव, जो किस फॉर्म में है, फर्स्ट फॉर्म में है, तो आगे भी आप वहां पर फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे। वेंट आउट की जगह पर आप लोग वहां पर कर लीजिए गो आउट टू प्ले। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कैन दिस मशीन बी एडॉप्टेड इन फार्म वर्क। देखिए यहां पर आप एडॉप्टेड के साथ प्रीपोजिशन इन नहीं आता है, एडॉप्टेड के साथ प्रीपोजिशन क्या आता है, फॉर आता है। आप यूज करेंगे एडॉप्टेड फॉर। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी टिक करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द ड्राइवर वॉज डेजल्ड बाय द ब्रीथ लाइट ऑफ अप्रोचिंग कार। बिल्कुल करेक्ट है। डेजल्ड माने होता है चकाचौंध हो जाना, और ये सेंटेंस करेक्ट है, यहां पर नो इंप्रूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज इट मैटर्स मोस्ट इज द क्वालिटी ऑफ द गुड्स दैट वी रिक्वायर। समझिए, समझिएगा ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है व्हाट डज इट मैटर्स मोस्ट इज द क्वालिटी ऑफ द गुड्स दैट वी रिक्वायर। अच्छा बेटा, WH वर्ड के बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज कब करते हैं? WH वर्ड के ठीक बाद अगर WH वाला कोई भी वर्ड है, जैसे आपका व्हाट हो गया, भाई हो गया, हु हो गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब का आप यूज कब करते हैं? जब दिया हुआ सेंटेंस कैसा होता है, इंट्रोगेटिव। कैसा होता है, इंट्रोगेटिव। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर इंट्रोगेटिव नहीं होता है तो आप इसके बाद क्या करते हैं, आप यहां पर हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। क्लियर है ना? WH वर्ड के ठीक बाद आप लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज तभी करते हैं जब सेंटेंस कैसा होगा, इंट्रोगेटिव होगा। तो सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव तो है नहीं, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया नहीं गया, तो इसका मतलब सेंटेंस में इंप्रूवमेंट है कहीं ना कहीं, तो ये डज यहां पर नहीं आएगा। सेंटेंस आप वहां पर करेंगे व्हाट मैटर्स मोस्ट। ऑप्शन नंबर आप क्लिक करेंगे सी वाला। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, यू कॉल्ड ऑन मी व्हेन आई वाज नॉट एट होम, डोंट यू। ये आपका क्वेश्चन टैग का है और कई बार पूछा जा चुका है। यू कॉल्ड ऑन मी व्हेन आई वाज नॉट एट होम, डोंट यू। इसको समझिए, हम आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा देते हैं, देखिएगा। क्वेश्चन टैग में बेटा क्या करते हैं हम लोग, क्वेश्चन टैग में क्या होता है कि आपका एक मेन सेंटेंस होता है, एक आपका मेन सेंटेंस होता है, और इसके बाद हम लोग यूज करते हैं टैग। ये आपका मेन सेंटेंस है और इधर हम लोग यूज करते हैं टैग। शॉर्ट में आपको समझा रहे हैं, बाकी इसकी डिटेल क्लास में किसी दिन ले लूंगा। मेन सेंटेंस होता है और दूसरा पार्ट होता है टैग वाला। अच्छा, इस मेन सेंटेंस में क्या होता है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर इधर क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या होगा, डैट डैश, जो भी है अदर चीजें होती हैं। टैग में क्या होता है, सबसे पहले क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आता है, प्रोनाउन, और लास्ट में हम लोग क्या कर देते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। सबसे मेन बात यह है कि यहां वाला जो सब्जेक्ट होगा उसका प्रोनाउन हम लोग यूज करेंगे यहां पर, ठीक। और जो यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब होगी
या जो टेंस होगा उसकी हेल्पिंग वर्ब हम लोग यूज करेंगे यहां पर। क्लियर है? दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपका मेन सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग आपका कैसा होगा? निगेटिव। अगर आपका मेन सेंटेंस निगेटिव है तो टैग आपका कैसा बनेगा? पॉजिटिव। टैग कैसा बनेगा? पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा कि ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, मुझे इसका टैग बनाना है। ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, इसका मुझे टैग बनाना है। तो मैंने क्या कहा? सबसे पहले तो आप इस सेंटेंस को देखिए, पॉजिटिव है या निगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो टैग निगेटिव बनेगा, और अगर निगेटिव है तो टैग कैसा बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, तो ये सेंटेंस आपका कैसा था? पॉजिटिव था। ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो इसका मतलब टैग निगेटिव होगा। तो ये हैज था, तो इस हैज का निगेटिव फॉर्म यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग? शॉर्ट में इसको लिखते हैं हैजंट। क्या लिखते हैं हम लोग? हैज नॉट को क्या लिखते हैं? हैजंट। और दूसरी बात, ये जो यहाँ पर सब्जेक्ट होता है इसका प्रोनाउन हम लोग यहाँ पर, ये तो पहले से ऑलरेडी प्रोनाउन दिया था। मान लो यहाँ पर अगर रमेश लिखा होता तो आप यहाँ पर ही लिखते हैं। अब यहाँ पर ही था, प्रोनाउन था, तो अब इसको प्रोनाउन के फॉर्म में लिखेंगे हैजंट ही, और बाद में लगा दिया क्वेश्चन मार्क। कुछ आपको समझ में आया? अगर यहाँ पर हैज नॉट लिखा होता, ही हैज नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क, तब आप यहाँ पर यूज करते हैज ही। तब क्या यूज करते हैं आप लोग? हैज ही का यूज करते हैं। तो पहले आप इसको नोट करिए, इसके बाद मैं क्वेश्चन पर आता हूं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करना। देखिए, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, तो इसको हम रफ करें बेटा, ठीक है? फिर से एक बार रिवाइज करा देते हैं। क्वेश्चन टैग में कुछ नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक है ये। आपका एक मेन सेंटेंस होता है, एक मेन सेंटेंस होता है और दूसरा टैग होता है। टैग में कुछ नहीं यूज करते हम लोग, हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन। उस प्रोनाउन के लास्ट में क्या लगाते हैं हम लोग? क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। क्लियर है? अगर सबसे खास बात यह, इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपका मेन सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग कैसा होगा? निगेटिव। और अगर मेन सेंटेंस आपका निगेटिव है तो टैग कैसा होगा? पॉजिटिव। टैग में जो हम लोग वर्ब यूज करते हैं वो मेन सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, ठीक है? दूसरी बात, जो टैग में जो प्रोनाउन यूज करते हैं वो मेन सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। जो मेन सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है उसी का प्रोनाउन फॉर्म में हम लोग यहाँ पर यूज कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको सेंटेंस बताया, ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, तो आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी बनती है कि आपको ये चेक करना है कि सेंटेंस पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो आपने देखा सेंटेंस पॉजिटिव है, तो आप ये जान गए कि आपको टैग अब यूज करना है निगेटिव। क्लियर? अब दूसरी बात ये आती है कि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या दी गई है? हेल्पिंग वर्ब क्या दी गई बेटा? यहाँ पर दिया गया आपको हैज। क्लियर है ना? और टैग आपको बनाना था निगेटिव, क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव था, तो हैज का निगेटिव हैजंट। और आप लोग हमेशा जो भी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, इसको आप लोग लिखेंगे हमेशा किस फॉर्म में? इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। कौन सी फॉर्म बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। अब ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होती है? एकदम शॉर्ट फॉर्म होती है। जैसे मैंने आपसे कहा कि हैज नॉट को हम लोग लिखते हैं हैजंट, डू नॉट को लिखते हैं डोंट, डज नॉट को लिखते हैं डजंट, इज नॉट को लिखते हैं इजंट। तो ये सारी आपकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, तो ये जरूर याद रखिएगा, इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में भी लिखते हैं। हाँ, तो ये हैज की जगह पर मैंने हैजंट यूज किया, इसके बाद मैंने ये प्रोनाउन यहां पर लिख दिया, और इसके बाद क्या लगा दिया? क्वेश्चन मार्क लगा दिया। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? है ना? उसके बाद खास बात ये है, अगर मान लो यहां पर रमेश होता तो आप ही लिखते, अगर रमेश और सुरेश होता तो आप यहां पर क्या लिखते? क्योंकि रमेश एंड सुरेश हो गया प्लूरल, तब आप यहां पर लिखते दे। क्या लिखते? दे। और दे के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाती है? यहां पर हैव हो जाती, क्योंकि दे तो प्लूरल था, तो हैवंट दे हो जाता। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। बाकी इसका मैं किसी दिन पूरा डिटेल क्लास लूंगा, आपको एक क्लास में समझा देंगे पूरा। बहुत सिंपल टॉपिक है, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ से आता जरूर है, तो इसको हम रफ कर रहे हैं, ठीक है? या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ओके, ले लिया हम। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा है, 1 सेकेंड, यस, क्वेश्चन है आपका, यू कॉल्ड ऑन मी व्हेन आई वॉज नॉट एट होम। तो देखिए, कॉल्ड ऑन वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी है। ये टेंस कौन सा है? पास्ट का। टेंस कौन सा? पास्ट का इंडेफिनिट। अब पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड होती है। क्लियर है ना? तो अब आप ये समझिएगा, सेंटेंस आपका ये कैसा था? पॉजिटिव। इसका मतलब टैग कैसा बनेगा? निगेटिव। टैग कैसा बनेगा? निगेटिव। अब उसके बाद हम लोग यहां पर यूज करेंगे बेटा, और चूंकि कॉल्ड था, पास्ट इंडेफिनिट था, तो आप यहां पर लिखेंगे डिडेंट, और ये यू को उठाकर वहां पर लगा दिया। ऑप्शन नंबर बी टिक करिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ही पेड द
केयर टेकर फॉर हिज बोर्ड एंड लॉजिंग। देखिए ऑप्शन नंबर ए है रूम, ऑप्शन नंबर बी इज फर्नीचर, सी इज बिल्डिंग। इस ऑप्शन को थोड़ा करेक्ट कर लीजिए। जो सी नंबर है यहाँ पर जो बिल्डिंग लिखा है ना, ये मिसप्रिंट है, आप इसको करेक्ट करके बोर्डिंग कर लीजिए। बोर्डिंग ये है जहां पर आप लोग जानते हैं ना, कहते हैं डे बोर्डिंग स्कूल वाला, ये जहां पर खाने पीने का पूरी व्यवस्था होती है, तो वही है। अपने मतलब लॉज के लिए, खाने पीने के लिए उसने केयर टेकर रखा है, तो आप वहां पर बोर्डिंग कर लीजिए और यही ऑप्शन करेक्ट है, सी वाला। ठीक है, बोर्ड, बोर्ड माने तो प्लाई का तख्ता होता है। जो केयर टेकर रखा है, जो देखभाल करने वाला रखा है, अपने मतलब उसने रैन बसेरा के लिए रखा है और वहां पर खाना पीना की व्यवस्था करने के लिए। बोर्डिंग वही होता है जो खाना पीना की जहां पर व्यवस्था हो, तो उसके लिए केयर टेकर रख रखा है, तो आप वहां पर बोर्डिंग कर लीजिए। क्लियर है ना, बोर्डिंग एंड लॉजिंग एक साथ यूज करते हैं। नेक्स्ट है इट इज हाई टाइम दैट यू गो होम। अब आप समझिएगा बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, कॉन्सेप्ट ही समझ लीजिए कि अगर किसी सेंटेंस में इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, और एक यूज होता है इट इज अबाउट टाइम, इट इज अबाउट टाइम। अगर किसी सेंटेंस में इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम यूज हो और इसके बाद अगर सब्जेक्ट यूज होता है, तो आगे आप जो भी यूज करेंगे वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? आप वर्ब की फॉर्म यूज करेंगे सेकेंड फॉर्म। आप हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इसके बाद अगर सब्जेक्ट आ जाए तो आप हमेशा ऑलवेज आगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे मैं अगर बोलूं आपसे एग्जाम्पल के तौर पर, समझिए, मैंने कहा कि इट इज टाइम, इनमें से कुछ भी दे सकता है, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इनमें से कुछ भी हो सकता है। इट इज टाइम और मैंने यहां पर बोला वी, अब आगे आपको वर्ब फिल करनी है और आगे लिखा है क्रिकेट। समझिएगा ध्यान से, आगे आपको लिखना है क्रिकेट। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ए ऑप्शन दिखा है आपको प्ले, बी ऑप्शन है प्लेड, सी ऑप्शन है विल प्ले एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इसके बाद ये सब्जेक्ट आया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म क्या यूज करेंगे आप लोग? प्लेड। क्लियर है? अब यही आपको क्वेश्चन कह रहा है, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, जो भी दिया है लिखा है इट इज हाई टाइम दैट यू, और इस यू के बाद आप आगे यूज करेंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म। आप वहां पर गो नहीं क्या लगा देंगे? वेंट का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इस कॉन्सेप्ट को आप लोग लिख लीजिए बेटा कि इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इसके बाद अगर सब्जेक्ट आता है तो यू हैव टू ऑलवेज यूज वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ठीक है, आपको हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करना है।